हेलो एवरीवन। कभी सोचा है एक देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? उसकी आर्मी, उसकी इकोनॉमी या उसके नेचुरल रिसोर्सेज? नहीं, एक देश की असली ताकत होते हैं उसके लोग। और जब लोग ही कम होने लगे तो सबसे अमीर देश भी कमजोर पड़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की, एक ऐसे देश की जो सिर्फ बैटलफील्ड पर ही नहीं बल्कि डेमोग्राफिक बैटलफील्ड पर भी लड़ रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी चैलेंज रशिया नहीं बल्कि उसकी गिरती हुई पॉपुलेशन हो सकती है। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन की पॉपुलेशन लगभग 52 मिलियन थी, लेकिन 2021 तक ये संख्या गिरकर करीब 41 मिलियन रह गई है। यानी वॉर शुरू होने से पहले ही यूक्रेन अपने 10 मिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं। क्यों? लो बर्थ रेट्स, हाई माइग्रेशन और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। यूक्रेन यूरोप के उन देशों में शामिल था जहां पॉपुलेशन डिक्लाइन सबसे तेजी से हो रही थी। देश धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, कम बच्चे पैदा हो रहे थे और जवान लोग रोजगार के लिए यूरोप की तरफ जा रहे थे। लेकिन फिर आया वो दिन, 24 फरवरी 2022, वो दिन जिसने यूक्रेन का इतिहास बदल दिया। रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च की और एक रात में लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। टीचर्स ने राइफल उठाई, इंजीनियर्स ने ट्रेंचेस खोदी, स्टूडेंट सोल्जर बन गए और पूरा देश सर्वाइवल मोड पे चला गया। लेकिन हर वॉर की एक हिडन कॉस्ट होती है और यूक्रेन के लिए वो कॉस्ट है उसके लोग। यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट्स के मुताबिक मिलियंस ऑफ यूक्रेनियंस अपना घर छोड़कर यूरोप के अलग अलग देशों में चले गए। सबसे ज्यादा रेफ्यूजी पोलैंड, जर्मनी और चेक रिपब्लिक में बसे हुए हैं। इनमें से अधिकतर वुमेन्स और चिल्ड्रंस हैं, क्योंकि मिलिट्री एज मैन को देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। और यहीं से इस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और गहरा हो गया। एक तरफ बैटलफील्ड लॉसेस, दूसरी तरफ माइग्रेशन और तीसरी तरफ गिरती हुई बर्थ रेट्स, तीनों मिलाकर यूक्रेन के फ्यूचर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वॉर से पहले ही यूक्रेन का फर्टिलिटी रेट लगभग 1.2 से 1.3 चिल्ड्रंस पर वुमेन था। याद रखिए, पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए लगभग 2.1 का फर्टिलिटी रेट रहना जरूरी होता है। मतलब यूक्रेन पहले ही रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे था और वॉर की बाद सिचुएशन और डिफिकल्ट हो गई। कम शादियां, कम बच्चे, ज्यादा अनसर्टेनिटी और ज्यादा माइग्रेशन। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन का कम होना ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कौन जा रहा है। हिस्ट्री बताती है कि माइग्रेशन में अक्सर सबसे प्रोडक्टिव और एजुकेटेड वर्कफोर्स पहले निकलती है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये वही लोग हैं जो कल इकोनॉमी को ग्रो कर सकते थे। अगर इनमें से बहुत से लोग परमानेंटली यूरोप में सेटल हो गए तो यूक्रेन को सिर्फ सिटीज ही नहीं, ह्यूमन कैपिटल भी दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। और अब एक सवाल, अगर वॉर कल खत्म हो जाए तो रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहले ही पहुंच चुका है। रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, हाउसिंग, सबको दोबारा बनाना होगा। लेकिन पैसे से बिल्डिंग बन सकती है, लोग नहीं। काम करने वाले लोग चाहिए, टैक्स देने वाले लोग चाहिए, फैमिलीज बनाने वाले लोग चाहिए और सबसे जरूरी नेक्स्ट जनरेशन चाहिए। हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जांपल्स हमें पहले भी मिले हैं, जैसे कि जर्मनी ने रिकवरी की, जापान ने रिकवरी की, साउथ कोरिया ने रिकवरी की। लेकिन इन सब रिकवरीज की बैकबोन एक ही चीज थी और वो थे लोग, यंग वर्कर्स, यंग फैमिलीज और फ्यूचर जनरेशन। यूक्रेन के सामने चैलेंज ये है कि उसे रिकंस्ट्रक्शन और डेमोग्राफिक रिकवरी दोनों साथ में करनी हो। आज यूक्रेन सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने डेमोग्राफिक फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लड़ रहा है और अपनी नेशनल आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है। क्योंकि वॉर्स का असली रिजल्ट सीरीज फायर के दिन नहीं पता चलता, वो 10 साल बाद पता चलता है, खाली क्लासरूम्स में, बंद फैक्ट्रीज में और उन सेंसस रिपोर्ट में जो दिखाती हैं कि एक देश कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है। आखिर में देश सिर्फ बॉर्डर से नहीं बनते, देश लोगों से बनते हैं। और जब एक देश अपनी जवान जनरेशन खो देता है तो उसका असर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहता, वो इकोनॉमी को चोट पहुंचाता है, सोसाइटीज बदल देता है और कभी कभी पूरे देश का फ्यूचर लिख देता है। इसीलिए यूक्रेन की सबसे बड़ी लड़ाई शायद टैंक्स और मिसाइल्स की नहीं बल्कि वक्त के खिलाफ है।
एक ऐसी रेस जिसमें सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि 20 साल बाद यूक्रेन में कितने लोग बचेंगे जो उस जीत को देख सकें।